Gang dynasty either of two distinct but remotely related to Indian dynasty. It means what it means? It means that the Gang dynasty is India's originated dynasty which have two main branches. The first main branch is known as the Western Gangs and the second one is known as the Eastern Gangs. The Western Gangs ruled in Mysore state from about 250 to about 1004 century. पहले जो राजवंश हैं जिन्हें कि हम वेस्टर्न गंग्स के नाम से जानते हैं, उनका जो क्षेत्र था वो कहाँ था? मैसूर राज्य में था और इन्होंने करीब करीब शासन किया था 250 से लेकर के 1004 शताब्दी तक, सेंचुरी तक। अगर अभी के हालिया के समय में बात करें तो वेस्टर्न गंग्स का जो क्षेत्र है वो कहाँ बताया जा सकता है? वो बताया जा सकता है कर्नाटक के क्षेत्र को। Whereas the second one, the Eastern Gangs ruled Kalinga from 1028 to 1434-35 AD approx. दूसरी जो गंग्स थे, ईस्टर्न गंग्स, उनका कार्य क्षेत्र कहाँ था? उनका शासन का क्षेत्र था कलिंग और उनका जो समय था शासन करने का वो करीब करीब था 1028 से लेकर 1434-35 ईस्वी तक। द फर्स्ट रूलर ऑफ द वेस्टर्न गंगास वॉज कोंगानी वर्मन। कोंगानी वर्मन बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक हुए इस राजवंश के। उन्होंने इस वंश की नींव डाली और उन्होंने इस वंश की नींव अपनी प्रतिभा के बल पे डाली। उन्होंने बहुत सारे युद्ध किए और उन युद्धों में जीत के बाद ही इस साम्राज्य का स्थापना हो सका। सबसे पहले तो क्या हुआ, तो इसके बारे में बताऊं, जो वेस्टर्न गंग्स थे उन्होंने अपनी राजधानी कोल्लर में बनाई थी। ठीक है, कोल्लर में बनाने के बाद क्या हुआ, लेटरली वे अपना राजधानी को बदल दिया और उन्हें कर दिया तालाकाड में। ठीक है, और तालाकाड ऐसा राजधानी था जो कि काफ़ी समय बाद तक, जब तक कि दूसरा शासन चोलों का शासन ना आ गया तब तक उनकी शासन के लिए राजधानी बनी ही रही थी। उनके बाद के जो शासक थे, बट ही सक्सेसर कोंगानी वर्मन सक्सेसर्स माधव फर्स्ट एंड हरि वर्मन एक्सपेंडेड देयर इन्फ्लुएंस बाय मैरिटल एंड मिलिट्री अलायंसेस विथ पल्लव, चालुक्य एंड कदम्स। बाद के जो उनके उत्तराधिकारी थे, जो जिनका कि नाम था माधव फर्स्ट एंड हरिवर्मन, उन्होंने क्या किया कि अपना जो राज्य का क्षेत्र बनाया तो उसके लिए युद्ध नीति का सहारा नहीं लिया। उन्होंने युद्ध से ज़्यादा क्या किया कि आपसी जो वैवाहिक संबंध होते हैं एक दूसरे राजवंश के साथ मित्रता बढ़ाने के लिए वैवाहिक संबंध किए, सैनिक अभियानों की जगह सैनिक संधियां की और उसमें उसने अपने आसपास के क्षेत्रों के राज्यों के शासकों के साथ किया। उनके आसपास के क्षेत्रों में कौन थे? पल्लव थे, चालुक्य, कदम्स, ये सभी थे। By the end of 8th century, the dynastic dispute weakened the Gangs, but Bhutung II obtained extensive territories between the Tungbhadra and Krishna rivers, ruling from Talakat to Vatapi. 8वीं शताब्दी की बात करें तो उस समय क्या हुआ था, गंग बहुत कमज़ोर हो गए थे, कमज़ोर शक्ति के रूप में दिखाई दे रहे थे। लेकिन इन सब के बावजूद जो उनके एक शासक थे, उनका नाम था बुतुंग II। उनका शासनकाल था 937 टू 960 AD तक। इन्होंने क्या किया था, अपने साम्राज्य का थोड़ा विस्तार किया था और इन्होंने अपने राज्य क्षेत्र को तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के पास तक पहुंचा दिया था और इनकी राजधानी अभी भी वही थी, तालाकट, जो कि पहले बदला जा चुका था। वो तालाकट से ही इन्होंने राज्य किया था। इनके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। द फर्स्ट वन इज repeated Chol invasion cut contact between Godavari and the imperial capital, Gangavadi and the imperial capital, and Talakat fell into the hands of Chol's ruler Vishnuvardhan in about 1004. चोलों के बारे में तो सभी जानते हैं। चोलों की जो नीति थी अपने राज्य से वो कभी भी खुश नहीं हुए, हमेशा अपने राज्य का जो आउटर एरिया है, सीमा क्षेत्र को हमेशा बढ़ाने की ही कोशिश करते रहे हैं। तो इस चक्कर में उन्होंने क्या किया, बार बार गंगावती पर आक्रमण किया था और इससे क्या हुआ कि उनका जो इम्पीरियल कैपिटल था, जो उनका रीगल कैपिटल था, रीगल एंड इम्पीरियल आर द सेम वर्ड, जिनका कि मतलब राजकीय होता है, उन्होंने क्या किया कि इसको काफ़ी हानि पहुंचाई और लास्टली क्या हुआ, तालाकट जो कि उनका अपना राजधानी था, गंग्स का अपना राजधानी था, वो चोलों के ऊपर उसका शासन हो गया। और उस समय चोल के शासक थे विष्णुवर्धन, उन्होंने करीब 1004 ईस्वी में उसे हथियाया था।
इसके अलावा एक और शासक हैं, गंग वंश के एक और शासक हैं, उनका नाम है दुर्विंत। दुर्विंत के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। दुर्विंत वॉज द अनदर किंग, वो अलग राजा थे जिनका कि संबंध इसी राजवंश से हुआ करता था। वो बहुत ही सक्सेसफुल हुए। उनके बारे में कहा जाता है कि वो पल्लवों को हराने वाले गंग के सबसे पहले राजा बने। और इसके साथ साथ क्या हुआ, सिर्फ वो साम्राज्यवादी नीति के ही समर्थक नहीं थे, बल्कि इसके साथ साथ आर्ट के भी बहुत ज़्यादा समर्थक थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रिविलेज दिया था आर्ट्स को। उनकी खुद की जो रुचि की बात करें तो उन्हें म्यूजिक पसंद था, डांस काफ़ी ज़्यादा पसंद था, आयुर्वेदा और टाइमिंग द एलिफेंट्स। टाइमिंग द एलिफेंट्स का मतलब वो हाथियों की जो व्यवस्था होती है उसके बारे में उनका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण नॉलेज था और उन्होंने इसे बहुत अच्छे तरीके से सजाया भी था। हाथियों का पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रहता था। क्यों रहता था? क्योंकि कावेरी की जो नदियाँ हैं, कावेरी नदी जो है उसके आसपास का जो क्षेत्र है, दक्कन के एरिया में बहुत सारी नदियाँ हैं, बहुत सारे सागर भी हैं, जिसके कारण कि जब भी वहाँ कोई हमला होता था तो उन्हें कीचड़ वाली भूमि से होके गुजरना पड़ता था या वैसी ही भूमि पर युद्ध भी करना पड़ता था। हाथी एक ऐसा जीव है जो कि कीचड़ में रहे या कुछ भी रहना, उस पर बैठे हुए किसी भी शासक को कुछ होता था और किसी भी जगह पर हाथी आराम से जा आ सकते थे। जबकि ये बात घोड़ों और ऊँटों में देखने को नहीं मिलती है। अगर सेना में घोड़ों और ऊँटों को प्राथमिकता दे दें तो क्या होगा, कीचड़ वाली जगह पे घोड़े फंस जाते थे, ऊँट चल नहीं पाते थे। लेकिन हाथियों के साथ ऐसा नहीं था, वो जंगलों में भी आराम से चलते थे, कीचड़ वाली जगहों पे भी चलते थे। इसलिए हाथों का जो अरेंजमेंट होता था वहाँ के सेना में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता था। इसके अलावा सेकंड पॉइंट की बात करें तो मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न गंगास वेयर जैन्स बट सम पैट्रोनाइज्ड ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म। वेस्टर्न गंग्स जो थे वो जैन धर्म को मानने वाले थे, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता भी दिखाई और हिंदू धर्म को भी प्रश्रय दिया। जैनियों की बात करें तो सबसे पहली बात तो जो गंग्स जैन थे उन्होंने अपने शासनकाल में इसके प्रति असीम जो श्रद्धा होती है, असीम विश्वास होता है, उसको प्रकट किया था। और जैनियों से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें भी बनवाई थी। सबसे बड़ी चीज़ जैनियों से जुड़ा हुआ, इंडिया में देखें तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ बहुत सारे स्थान हैं, लेकिन पवित्र तीर्थ स्थान के रूप में 2-3 जगहों का ही नाम आता है। उसमें सबसे पहले है श्रवणबेलगोला और दूसरा है कंबोडली। श्रवणबेलगोला के बारे में बात करें तो श्रवणबेलगोला में एक मूर्ति है, वो मूर्ति है बाहुबली की मूर्ति। बाहुबली कौन थे? बाहुबली जो जैन धर्म के फोर्ड मेकर थे ऋषभनाथ, उनके बेटे थे। ऋषभनाथ ने अपने बेटे को दक्षिण में की तरफ जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा और वहाँ पर बाहुबली के जो अनुयायी थे वो उनसे इतना ज़्यादा प्रभावित हो गए कि उन्होंने उन बाहुबली की बड़ी सी मूर्ति ही बना दी और वो मूर्ति अभी कुछ समय पहले तक इंडिया की सबसे बड़ी मूर्ति के रूप में जानी जाती थी। उस मूर्ति की अगर बात करें तो ये 17 मीटर की लंबाई है इसकी और इसको कहा जाए तो करीब करीब 55 फीट ऊंचाई। श्रवणबेलगोला को बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए भी माना जाता है क्योंकि वहाँ हर 12 साल में एक मेला का आयोजन किया जाता है। एक मेला का आयोजन किया जाता है बाहुबली के उपलक्ष्य में। उनको याद करने के लिए हर 12 साल में एक बार उनके जितने भी शिष्य होते हैं अपनी इस शिक्षाओं को देने के लिए, अपने आम जो जनजीवन है उन सबको उनसे रूबरू करवाने के लिए इकट्ठा होते हैं। हर 12 साल में एक बार एक तरह से एक सेमिनार ही होता है जो कि बहुत बड़ा होता है। बाहुबली को हम लोग 2-3 और नामों से जानते हैं, जैसे कि गोमतेश्वर, कामतेश्वर एक्सेट्रा वगैरह। इसकी मूर्ति की बात करें तो इसकी एक बहुत ही बड़ी खासियत है कि ये मोनोलिथिक है। मोनोलिथिक से मतलब हो गया कि सिंगल पत्थर को काट करके उसे इस तरह से तराशा गया कि वो एक वंडरफुल आर्ट के रूप में आज हमें दिखाई देता है। इसके बाद देखें तो गंग्स जो थे दे इनकरेज्ड स्कॉलरली वर्क इन कन्नड़। उन्होंने किस भाषा को प्रश्रय दिया? उन्होंने कन्नड़ भाषा को प्रश्रय दिया है। संस्कृत को तो दिया ही, लेकिन सबसे ज़्यादा कन्नड़ भाषा को दिया। बिल्ड सम रिमार्केबल टेम्पल, चूँकि वो धार्मिक रूप से सहिष्णु थे तो उन्होंने हर तरह के मंदिरों का भी निर्माण करवाया। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन को प्रश्रय दिया, इरिटेशन, फार्मिंग और क्रॉस पेनिनसुलर ट्रेड को काफ़ी ज़्यादा प्रश्रय दिया क्योंकि वो जैन धर्म से बिलोंग करते थे और जैन धर्म में जो है व्यापार को बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है।
इसने जो साहित्य कन्नड़ जो कन्नड़ भाषा की जो साहित्य है उनको इतना ज़्यादा प्रसर दिया, लेकिन उसके बारे में बहुत ज़्यादा साहित्यिक साक्ष्य तो नहीं है। एक दो इम्पॉर्टेंट है, उनमें से एक है चामुंड राय के द्वारा लिखा गया। चामुंड राय ने चामुंड राय पुराण का क्या किया था, राइट किया था। चामुंड राय पुराण वॉज रिटन बाय चामुंड राय, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है। किस एरिया में? कन्नड़ प्रोस के एरिया में। उन्होंने अपनी कविताओं को इस तरह से सजाया, इतना अच्छी तरीके से उसे संयोजित किया, सबके बारे में लिखा, तो उस हिसाब से इसे एक पुराण का नाम दिया गया है और उसे कहते हैं चामुंड राय पुराण। Many classics also were written in the various subjects ranging from the religion to elephant management. It means that the elephant management was a big subject, and many classics stories was written for this. If we see towards the एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम लोग इसके एडमिनिस्ट्रेशन की ओर भी देखें तो पता चलता है कि गंग्स जो थे वो किस प्रशासन व्यवस्था को मानते थे। गंग्स की बात करें तो दे वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ एंशिएंट अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है उसको ये लोग मानते थे, लेकिन उनके जो सक्सेशन ऑफ थ्रोन की नीति है वो हेरिडिटरी थी। ऐसा अर्थशास्त्र में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने ऐसा किया था। दिस किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू राष्ट्र, राष्ट्र मीन्स डिस्ट्रिक्ट, एंड देन विषय विच इंक्लूडेड 1000 विलेजेज, एंड देन Desa. In the 8th century, the Sanskrit terms Visay was replaced with Kannada term Nadu. मतलब आठवीं जो शताब्दी है, जो 8th सेंचुरी आती है, उसमें जो इनका एक विषय है जिसके अंदर की 1000 गाँव को शामिल करके रखा जाता था, उसको हटा दिया गया और उसकी जगह पर नाडू का जो वर्ड है उसे शामिल कर दिया। नाडू टर्म जो है ना एक कन्नड़ टर्म है। तो इतना तो हो गया वेस्टर्न गंग्स के बारे में, और अब हम लोग देखते हैं ईस्टर्न गंग्स। द ईस्टर्न गंग्स अरोज द इंटरमैरी विथ एंड चैलेंज द चोल्स एंड चालुक्स इन द पीरियड व्हेन द वेस्टर्न गंग्स हैज बीन फोर्स्ड टू अबैंडन देयर रोल। इन लोगों ईस्टर्न गंग्स की बात करें तो इनका उत्कर्ष कब हुआ? ये लोग तब सामने में आए जबकि वेस्टर्न गंग्स जो है ना ख़त्म होने जा रहे थे। इन्होंने क्या किया, चोल और चालुक्य जो रहते थे उनके साथ बहुत सारा इंटरमैरिज रिलेशनशिप डेवलप किया और बहुत सारी चीज़ों में चैलेंजेस भी दिए। अर्ली डायनेस्टीज ऑफ ईस्टर्न गंग्स रूल इन उड़ीसा फ्रॉम द 8th century, but Vajrahast III, who assumed the title of Trilingadhipati, ruler of the three Kalings in 1028, was probably the first to rule all three divisions of Kalings. It means, इसका मतलब ये हुआ कि कलिंग के जो राजा थे वज्रहस्त तृतीय, वज्रहस्त थर्ड, उन्होंने क्या किया कि त्रिलिंगाधिपति का उपाधि लिया, उससे वो नवाजे गए करीब 1028 ईस्वी में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कलिंग का जो राज्य था उस समय बहुत ही बड़ा राज्य हुआ करता था और करीब माना जाता है कि पूरे कलिंग के ऊपर किसी एक राजा का शासन कभी भी नहीं हुआ, बल्कि 3 अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजाओं का शासन हुआ करता था। इतने बड़े क्षेत्र पे कोई एक राजा शासन कायम कर भी नहीं पाया। लेकिन वज्रहस्त तृतीय जो थे उन्होंने क्या किया कि इन तीनों कलिंगों को जीता, अपने अंदर उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अपने अंदर लिया, तो और इसी कारण से इन्हें त्रिलिंगाधिपति के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा उनके जो बेटे हुए उनका नाम था राजा फर्स्ट। राजा फर्स्ट का जो थे उनका युद्ध हुआ था चोलों के साथ। और ईस्टर्न चालुक्य, पूर्वी चालुक्य वही हैं जिनके कि पहले प्रथम शासक हुए थे विष्णुवर्धन। उन्होंने क्या किया था, राजा ने चोल और चालुक्यों के साथ युद्ध किया और इस युद्ध के बाद क्या लगता है, इस युद्ध के बाद चोलों की हार हो गई थी, तो इसलिए उन्होंने अपनी राजकुमारी राजसुंदरी का मैरिज कर दिया था राज फर्स्ट के साथ। राजसुंदरी और राज फर्स्ट का जो बेटा हुआ वो जाना जाता है अनंत वर्मा के नाम से। और अनंत वर्मा ने कहाँ से कहाँ तक शासन किया था? देयर सन अनंत वर्मा चोर गंगा देव रूल्ड फ्रॉम द माउथ ऑफ द गंगा रिवर इन द नॉर्थ ऑफ द टू द माउथ ऑफ द गोदावरी रिवर इन द साउथ. He began built that great
जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी एट द एंड ऑफ द 11th सेंचुरी। 11th सेंचुरी के लास्ट में क्या हुआ कि अनंत वर्मा जो कि राज सुंदरी और राजराज फर्स्ट के बेटे थे, उन्होंने कहाँ से कहाँ तक शासन किया था? गंगा के उत्तरी गंगा के साम्राज्य से लेकर के गोदावरी रिवर जो है साउथ में जो बहती है उसके मुहाने तक के राज्य को कवर किया था, वहाँ तक शासन किया था इन्होंने। और अपने शासनकाल के 11th सेंचुरी के लगभग में इन्होंने क्या किया था? अपने शासनकाल में एक टेम्पल बनाना शुरू किया था, जिन्हें कि हम लोग जानते हैं जगन्नाथ टेम्पल के नाम से। जगन्नाथ टेम्पल अभी के टाइम में पुरी में सिचुएटेड है और काफ़ी फेमस टेम्पल है। इस जगन्नाथ टेम्पल को एक और नाम से भी जानते हैं, जिसे कि कहते हैं पुरुषोत्तम टेम्पल। पुरुषोत्तम टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल, बोथ आर द सेम थिंग एंड द मीनिंग ऑफ द जगन्नाथ टेम्पल इज द लॉर्ड ऑफ द होल क्रिएचर्स, मतलब कि संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाला जगन्नाथ का मतलब ये हुआ। और जब चूँकि अनंत वर्मा जो थे, अनंत वर्मा अपने शासनकाल में इसकी शुरुआत तो कर दी इस मंदिर को बनाने का, लेकिन वो इसे ख़त्म नहीं कर पाए। इस काम को ख़त्म क्या किया था? उनके बाद के उत्तराधिकारियों ने, जिसमें कि अनंग भीम देव का नाम आता है। अनंग भीम देव ने जगन्नाथ टेम्पल को कंप्लीट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया। इसके बाद देखते हैं तो करीब करीब 1198 राजराज थर्ड ascended the throne in 1198 and did nothing to resist the Muslim of Bengals who invaded Orissa in 1206. Rajraj sons Anang Bhima III, however, repulses the Muslims and built the temple of Magheshwar at Bhubaneswar. इसमें क्या हुआ था कि राजराज थर्ड जो थे उन्होंने ना बहुत ही बड़ा लोहा लिया था 1198 के आसपास में, और उन्होंने क्या किया था? मुस्लिम बंगाल के जो मुस्लिम होते थे उन्हें रोकने में उन्होंने राजराज तृतीय ने कोई भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई थी। तो इससे क्या हुआ कि उड़ीसा में जो है मुस्लिमों का अधिकार हो गया था। राजराज के जो बेटे थे अनंग भीम थर्ड, उन्होंने क्या किया था? वहाँ से मुस्लिमों को मार भगाया था और वहाँ पर एक टेम्पल का भी नाम किया था, क्योंकि उड़ीसा में उसमें मुस्लिमों का थोड़ा बहुत आधिपत्य हो गया था। तो अनंग भीम देव ने उसे मुस्लिमों को हटा करके भुवनेश्वर में मघेश्वरा नाम के एक मंदिर का निर्माण करवाया था। अब आगे, नरसिंह फर्स्ट द सन ऑफ द अनंग भीम invaded South Bengal in 1243, defeated its Muslim ruler, captured the capital God and built the Sun Temple at Konark in commemorate his victory. इनके बाद इस कौन से शासक आते हैं? इनके बाद के किंग का नाम है नरसिम्हा फर्स्ट। ये कौन थे? ये अनंग भीम के बेटे थे और इन्होंने क्या किया था? साउथ बंगाल में, साउथ जो बंगाल है वहाँ पे 1243 में मुस्लिमों को पराजय किया था, मुस्लिमों को हराया था और उसकी जो राजधानी थी गौड़, उसके ऊपर अपना शासन स्थापित कर लिया था। क्योंकि ये हम इतिहास में ये देखने को मिलता है कि जब भी कोई भी शासक अपना किसी भी राष्ट्र को जीतता है तो उसके बाद अपने लिए एक या तो उपाधि लेते हैं, कोई स्तंभ बनवाते हैं, या किसी न किसी तरीके से एक किसी ऐतिहासिक चीज़ से जुड़ाव जरूर रखते हैं। तो इन्होंने क्या किया? नरसिम्हा फर्स्ट ने क्या किया था कि इन्होंने गौड़ पे जब आधिपत्य अपना शासन व्यवस्था कायम कर लिया, तो इसी उपलक्ष्य में उन्होंने कोणार्क में एक सन टेम्पल का निर्माण करवाया था, सन टेम्पल। इस सन टेम्पल के बारे में अगर बात करें तो ये सन टेम्पल जो है ये नागर पैटर्न पे बना हुआ है, नागर पैटर्न, और ये एक चैरियट है और इस चैरियट में क्या लगा हुआ है ना कि 12 चक्के लगे हुए, जिसे कि 7 घोड़े आगे की तरफ खींच रहे हैं। ये जो टेम्पल है ये 3 फ्लोर्ड है, इसमें 3 मंजिले ये बने हुए हैं रूम्स, और इसके अलावा जो है इसमें ब्लैक कलर के पत्थरों का निर्माण किया गया है। ब्लैक पत्थरों के निर्माण के कारण ही सन टेम्पल अभी के समय में सबसे अलग टेम्पलों में दिखाई देता है। ये इससे जो इसके काले रॉक के जो स्पेशल एक्सप्रेशन आया है, इससे आर्ट जो है बहुत ही ज़्यादा अलग हो गया है। इसकी दीवारों में बहुत सारी पेंटिंग्स की गई है और वो पेंटिंग जो है ना वो लाइफ के जो फैक्ट्स है, डिफरेंट फैक्ट्स उसको दिखलाते हैं। और इस टेम्पल में जो बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिलता है वो ह्यूमैनिटी के लिए जो लव है, ह्यूमैनिटी के लिए जो प्रेम दिखता है, वो इस टेम्पल के वॉल
के ऊपर जो चित्रकारियाँ की गई है उन सभी में देखने को मिल सकता है। इन 1264 द ईस्टर्न गंग्स बिगेन टू डिक्लाइन। 1264 ईस्वी के लगभग में क्या हुआ कि गंग वंश फिर से डिक्लाइन की ओर आ गए। उस समय क्या हुआ कि जो दिल्ली के सुल्तान थे, द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली इन्वेडेड ओडिशा इन 1324 एंड विजयनगर डिफीटेड द ओरिशन पावर्स इन 1356। दिल्ली में जो सुल्तान थे उनका बार बार आक्रमण जो होता था उसके कारण उड़ीसा को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। और लास्टली क्या हुआ, विजयनगर के जो शासक थे उन्होंने 1356 AD में इसके ऊपर पूरी तरह से अपना राज्य कायम कर लिया था। Narasimha IV was the last known king of Eastern Ganges dynasty, ruled until 1425. The Mac king Bhanudev IV, who succeeded him, left no inscriptions. His minister Kapilendra suppressed the throne and founded the Suryavansham dynasty in 1434-35. इनके जो सबसे लास्ट वाले राजा थे उन्हें जाना जाता है नरसिम्हा चतुर्थ के नाम से, नरसिम्हा फोर्थ के नाम से। उनके समय में क्या हुआ कि एक बहुत ही पागल जैसा आदमी आया था, उनका नाम था भानुदेव चतुर्थ, भानुदेव फोर्थ। उन्होंने क्या किया था, इसके ऊपर जो है ना अपना अधिकार कायम कर लिया था। और वो एक अजीबो किस्म के इंसान थे, उन्होंने ऐसा कुछ किया, इसके सारे जो इंस्क्रिप्शंस थे उसे भी नष्ट कर दिया। कोई भी किसी तरह के अभिलेख को छोड़ा नहीं ताकि इसके बारे में कोई जानकारी मिल सके। ऐसा कोई भी अभिलेख, साहित्य, ऐसा कुछ भी छोड़ा नहीं। उनके जो मिनिस्टर थे कपिलेंद्र ने जो है ना बाद में जाकर सूर्य वंश डायनेस्टी, राजवंश का स्थापना किया करीब 1434 से लेकर के 35 ईस्वी में। द ईस्टर्न गंग्स वेर ग्रेट पैट्रन ऑफ रिलीजन एंड द आर्ट, and the temples of the Gangs period rank among the masterpiece of the Hindu architecture. ईस्टर्न गंग्स के समय में जो आर्किटेक्चर बने थे, जो टेम्पल्स बने थे, उनमें से कुछ को तो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल भी किया गया है। इनके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण रूलर्स थे जैसे कि मित्तावर्मन, इंद्रवर्मन, सामंतवर्मन, हस्तिवर्मन, इंद्रवर्मन, ये बहुत सारे रूलर्स हैं। बस क्योंकि इनका जो अंत हुआ, गंग डायनेस्टी का जो अंत हुआ वो विजयनगर के द्वारा हुआ। विजयनगर ने 1356 में इसके ऊपर आधिपत्य कायम कर लिया। और बाद में जाकर के आगे चल के क्या होता है कि चूँकि उस समय जब विजयनगर का आधिपत्य कायम हुआ था तो पूरी तरह से इसका अंत नहीं हुआ था, बल्कि इसके शासक ने बुरी तरीके से कमज़ोर हो गए थे। और लास्ट में क्या हुआ कि 1434-35 ईस्वी में कपिलेंद्र ने सूर्य वंश की स्थापना की थी, राजवंश की स्थापना की थी। तो ये था अभी तक का गंग डायनेस्टी। इसके बाद देखते हैं हम लोग कदम्बों के बारे में जानते हैं। कदम्ब डायनेस्टी, कदम्ब राजवंश, ये भी दक्षिण भारत के दक्कन के जो राज्य थे उनकी एक डायनेस्टी है। कदम्ब डायनेस्टी, नाउ वी विल टॉक अबाउट द कदम्ब डायनेस्टी। There were several regional states during the Gupta period. Kadam dynasty time duration was the 345 to 525 century, was a primeval majesty dynasty of Karnataka that ruled from Vajanti or Banvasi in present day Uttara Kannauj district. जब उत्तर में देखें तो नॉर्थ एरिया, इंडिया के नॉर्थ एरिया में गुप्त का शासन चल रहा था, गुप्ता पीरियड चल रहा था। उस समय अन्य जगहों पर क्या हुआ, बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों का शासन व्यवस्था चल रहा था, उसमें से एक कदम्ब भी थे। और इनके शासन का काल था 345 से लेकर 525 सेंचुरी तक। इसके अलावा क्या हुआ, इनकी जो राजधानी थी, इन्होंने कहाँ से, कदम्ब की जो राजधानी थी वो वनवासी के नाम से जाना जाता है। इसे एक और नाम से भी जानते हैं, उसे कहते हैं वैजयंती। अभी के समय में, हालिया समय में अगर देखें तो ये उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है। उत्तर कन्नड़ जिला जो कि कर्नाटका का एक के एरिया में पड़ता है, वहाँ पर इसे हम देख सकते हैं। द डिक्लाइन ऑफ सतवाहन पावर्स in the Deccan was followed by the rule of many lesser dynasties like Abhiraj and the Ichwaku during the 3rd century AD.
The Karnataka area, however, emerged out of this political confusion in the following century, when the Kadams of Banvasi rose to prominence. जब हम लोग देखें कि जब एक बहुत बड़ी शक्ति थी सतवाहन, जब उनका अंत हो रहा था, जब वो डिक्लाइन कर रहे थे, तो क्या हुआ कि उनके समय में जो छोटी छोटी बहुत सारी डायनेस्टीज थी, उन्होंने अपना सर उठा लिया और अपने आप को क्या किया, स्वतंत्र शासक बना लिया। उसमें से बहुत सारे शासक नए नए राजवंशों के रूप में उभर के सामने आए, जैसे कि अभिराज, इक्ष्वाकु, ये सभी, इन सभी का जो शासनकाल था वो 3rd सेंचुरी एडी में ही शुरुआत हुई थी इनकी। और कन्नड़ का जो प्लेस है वहाँ पर इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पकड़ बना ली थी। इस बारे में हम कदम की बात करें तो जो बनवासी में शासन कर रहे थे, जिनकी राजधानी की बनवासी थी, उनके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एम्पायर थे मयूर सरवर। और मयूर सरवन को कहा जाता था कि ही वॉज ए एस्टेब्लिश द कदम डायनेस्टी। मयूर शर्मा established the Kadam dynasty. He was a learned Brahman. It's said that the Mayur Sharma came to receive education in Kanchi, but he was insulted by some Pallav officials. To avenge his insult, he took up a military professions, defeated Pallav officials, and then Pallavs recognized the independence of Mayur Sharma. मयूर शर्मा जो कि उस समय तत्कालीन समय में क्या थे, वो एक स्टूडेंट के रूप में आए थे कांची में। वो अपने स्टडी के लिए स्टडी कर रहे थे, जहाँ पर कि क्या हुआ, उनका सामना ना कुछ पल्लव के कुछ जो ऑफिसर्स थे उनसे हुआ, और उन ऑफिसर्स ने उन मयूर शर्मा का इंसल्ट कर दिया। चूँकि मयूर शर्मा एक ब्राह्मण थे और उनका अध्ययन अध्यापन से बहुत ज़्यादा रिलेशन था, वो यही करने के लिए, कांची उस समय का बहुत बड़ा केंद्र था अध्ययन का, इसलिए मयूर शर्मा वहाँ पर पढ़ने आए थे। और जब कुछ पल्लव ऑफिसर्स के द्वारा उनका इंसल्ट कर दिया गया, तो उससे मयूर शर्मा ने अपने अंदर एक ईगो पाल लिया, और बाद में क्या हुआ, उनसे बदला लेने के लिए ही उन्होंने अपने आप को बनवासी का स्वतंत्र शासक भी घोषित कर दिया था बाद के समय में। द मयूर शर्मा रूल्ड फ्रॉम बनवासी फ्रॉम AD 345 to 365 AD। यहाँ पर इस मैप में देखें तो ये जो बनवासी का क्षेत्र है, बनवासी में ही मयूर शर्मा ने अपना शासन कायम किया था। ये गंग जो वंश थे, गंग डायनेस्टी के जस्ट ऊपर का सिचुएशन है, यानी कि अगर देखें तो गंग डायनेस्टी और कदम डायनेस्टी दोनों ही एक बिल्कुल सटे हुए क्षेत्र हैं, इनके दोनों की साम्राज्य की सीमा एक ही है। काकुस्थ वर्मा, जिनका के शासनकाल था 435 to 455, was the most powerful king and administrator of the Kadam dynasty। मयूर शर्मा के बाद किनका नाम आता है, काकुस्थ वर्मा का नाम आता है, और इनका जो टाइम ड्यूरेशन था वो 435 to 455 AD तक का माना जाता है। काकुस्थ वर्मा established matrimonial relations with the Gangs and the Guptas dynasty। He also extended his territory। काकुस्थ वर्मा जो थे, उन्होंने उस समय के जो सबसे खास, सबसे शक्तिशाली राजवंश के रूप में जाने जाते हैं उनके साथ अपना वैवाहिक संबंध कायम किया था। उसके अलावा गंग शासकों के साथ भी इनका वैवाहिक संबंध कायम था, क्योंकि उस समय के समय में क्या हुआ था कि जो गंग्स थे, गंग्स तो चूँकि साम्राज्य सीमा इन लोगों की जो बॉर्डर लाइन थी दोनों एक ही थी, तो काकुस्थ वर्मा का गंग के साथ करना बहुत ही लाजिम था। और गुप्ताज के साथ वैवाहिक संबंध इसलिए स्थापित किए कि गुप्ता ने जो अपना दक्षिण का अभियान किया था, तो उस ड्यूरेशन में वो जिस राज्य से गुजरा उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया। और उस ड्यूरेशन में कदम्ब शासक कदम का जो राज्य था वहाँ से भी यही गुजरा था। पहले गंग शासक कुछ हुआ और उसके बाद फिर कदम्ब के राज्य में एंटर किया। स्ट्रगल ऑफ कदम डायनेस्टी। कदम डायनेस्टी चूँकि बहुत ही छोटा डायनेस्टी था, इसलिए इसे अपने स्टेब्लिशमेंट में बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़े। सबसे पहला, आफ्टर द डेथ ऑफ काकुस्थ वर्मा द कदम फैमिली स्प्लिट इनटू 2 branches। One of the branches continued to rule from the Banvasi and other branch ruled from Triparvata।
जब ककुस्थ वर्मा जो कि बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, उनकी जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद क्या हुआ कि कदम फैमिली दो भागों में बट गया। उत्तराधिकार को लेकर के ही दो भागों में बट गया। उनमें से जो एक शाखा थी, जो एक ब्रांच था, उन्होंने कंटिन्यू बनवासी से ही शासन व्यवस्था कायम रखा। जबकि अगर दूसरी शाखा की बात करें, दूसरा ब्रांच का क्या हुआ, उसका जो दूसरा ब्रांच था वो त्रिपर्वता के पास चला गया और वहाँ पर अपना नया शासन वंश कायम किया। कृष्ण वर्मा फर्स्ट, the ruler from the Triparvata, united the family, but around AD 540, the Chalukyas of Badami defeated the Kadams and captured their kingdom. कृष्ण वर्मा फर्स्ट वो क्या था? कृष्ण वर्मा फर्स्ट वो था जो कि त्रिपर्वता के पास अपना स्वतंत्र शासन कायम कर लिया था। उसने क्या किया, एक बार फिर से अपनी फैमिली को यूनाइट किया, एक बना लिया। लेकिन 540 एडी के आसपास क्या होता है, जो चालुक्य के जो बादामी रहते हैं, उन्होंने क्या किया, कदम्स को हरा दिया, कदम्स के ऊपर युद्ध किया और उन्हें अपने कैप्चर में ले लिया, अपने किंगडम का एक हिस्सा बना लिया। इन द साउदर्न पेनिनसुला, 3 डायनेस्टीज नेमली द पल्लव्स, पांड्यस एंड द चोल्स वेर द मेजर पावर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। अगर साउथ एरिया की बात करें तो इस समय में यहाँ पर सिर्फ 3 ही डायनेस्टी थी जो कि बहुत ही पावरफुल थी। उनमें से एक थे पल्लव, दूसरा पांड्य और तीसरे चोल। द पल्लव्स बिकेम प्रोमिनेंट आफ्टर द फॉल ऑफ सातवाहन्स फ्रॉम द 3rd century until the rise of Chols in 9th century। पल्लव्स वो थे जिन्होंने कि अपने आप को परम शक्ति के रूप में सामने लाया था। किसके बाद? सातवाहनों के पतन के बाद क्या हुआ था, पल्लव सामने उभर के सामने आए और इन्होंने 3rd century से लेकर के 9th century तक शासन किया, बहुत ही पावरफुल शक्ति के रूप में शासन किया। However, the origin of Pallavs is under debate। पल्लवों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये कौन थे, क्षत्रिय वंशी थे या ब्राह्मण वंशी थे, इसके बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है, बहुत सारे मतभेद हैं। द पल्लव किंग्स वेयर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। पल्लवों जो है उनको 2 शाखाओं में विभक्त किया था, 2 ग्रुप में रखा गया था और उनको कहा जाता है द अर्ली पल्लव्स और द ग्रेटर पल्लव्स। जो पहले से चले आ रहे थे पुरातन व्यवस्था से, उन्हें अर्ली पल्लव्स कहें और दूसरे का नाम था ग्रेटर पल्लव्स। द तमिल एंड संस्कृत इंस्क्रिप्शंस टेल्स अबाउट द अर्ली पल्लव्स। यहाँ के जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जो कि तमिल भाषा में लिखे गए हैं और संस्कृत, 2 भाषा को इन्होंने, पल्लव्स ने 2 भाषाओं को प्रश्रय दिया था, जबकि गंग ने कन्नड़ और संस्कृत को प्रश्रय दिया था। वहीं पल्लव्स की बात करें तो इन्होंने तमिल और संस्कृत भाषा को इम्पोर्टेंस दिया था और इसके इंस्क्रिप्शंस में अर्ली पल्लव्स के बारे में बताया गया है। It is mentioned that they performed sacrifices and ruled over a well-organized territory that covered the northern part of peninsula, extending from the eastern seas to the western seas। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जो है ना ईस्टर्न सीज और वेस्टर्न सीज, मतलब कि पूर्वी समुद्र और पश्चिमी समुद्र दोनों को एक साथ मिलाया था। सिंह विष्णु वॉज द फेमस पल्लव किंग रूलिंग इन द 6th century। पल्लवों के एक और राजा के बारे में बात करें तो एक का नाम आता है सिंह विष्णु। वो पल्लव के बहुत ही फेमस राजा थे। उन्होंने क्या किया था, 6th century में शासन किया था और इसके अलावा क्या किया था, ही इंक्रीज्ड इन्फ्लुएंस एंड प्रेस्टीज ऑफ हिज फैमिली। उन्हें अपने साम्राज्य, अपने राजवंश की जो मर्यादा है उसे बढ़ाया था, अपने आप को इस्टेब्लिश किया था। इसके बाद आते हैं सिंह विष्णु, उसके सन, उनके बेटे। सिंह विष्णु सन एंड सक्सेसर महेंद्र वर्मन फर्स्ट which AD 600 to 630 AD was versatile genius। He was both a poet and a singer। सिंह विष्णु जो थे उनके बेटे का नाम था महेंद्र वर्मन फर्स्ट। महेंद्र वर्मन फर्स्ट की देखें तो इनका जो टाइम है, ड्यूरेशन है, वो है 600 to 630 AD तक। ये बहुत ही अलग अलग प्रतिभा के गुणी व्यक्ति थे। इन्होंने क्या किया था, ये बहुत ही बड़े पोएट भी थे और उसके साथ साथ सिंगर भी थे। इन्होंने बहुत सारे अपने समय में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया, बहुत सारे राजकवियों को प्रश्रय दे करके रखा था, अपने राज दरबार में ही रखते थे। उन्होंने खुद क्या किया था, महेंद्र वर्मन कंपोज्ड अ प्ले मत विलास प्रहसन द डिलाइट ऑफ द ड्रंकर्ड्स इन संस्कृत। महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने क्या किया था, संस्कृत में एक लिटरेचर का निर्माण किया था, उसका नाम दिया था मत विलास प्रहसन।
इसके बारे में कहा गया है कि ध्रुमकार्स जो है उसके ऊपर इन्होंने लाइट दिया है, उसके बारे में प्रकाशित किया है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द प्रैक्टिस ऑफ स्कूपिंग इंटायर टेम्पल्स आउट ऑफ सॉलिड रॉक्स वॉज इंट्रोड्यूस। इस ड्यूरेशन में इनका ये जो शासन, दक्कन का जो ये शासन था, इस पीरियड में क्या हुआ तो बहुत सारे नए नए कलाकृतियों, बहुत सारे आर्ट और स्कल्पचर का निर्माण हुआ था। उसमें सबसे ज़्यादा फेमस क्या था, स्कूपिंग, जो कि टेम्पल्स में किया जाता था, एंड सॉलिड रॉक। सॉलिड रॉक मतलब एकाश में, जिसको कह ले मोनोलिथिक रॉक के ऊपर पेंटिंग्स करना या फिर उनसे स्कल्पचर बनाना, इन सारी कलाकृतियों का विकास इसी पीरियड में हुआ था। द रथास ऑफ महाबलीपुरम आर द फाइन एग्जाम्पल ऑफ रॉक कटिंग टेम्पल। रथास, महाबलीपुरम में जो एक मंदिर है रथास, वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे टेम्पल्स बने हुए हैं और उनमें उनकी खासियत ये है कि वो एकाश में पत्थरों को काट करके बनाए हुए हैं। मतलब कि सारे के सारे, मैक्सिमम, सारे के सारे तो नहीं लेकिन मैक्सिमम जितने भी मूर्तियाँ वहाँ पे बनाई गई हैं वो सभी रॉक को काट करके बनाई गई है, सिंगल रॉक को काट के बनाई गई है। महेंद्र वर्मन फर्स्ट, contemporary of the Chalukya king Pulkesin II and the Harshvardhan of Kannauj। महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो थे, इनका जो युद्ध हुआ था, जो वॉर होता रहता था, उनके जो आसपास के समकालीन राजा थे, प्रशासक थे, जैसे कि एक चालुक्य के राजा थे पुलकेशिन II और दूसरे थे कन्नौज के राजा हर्षवर्धन। इन दोनों के साथ हुआ करता था क्योंकि ये तीनों के तीनों ही बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे और अपने आप में पावरफुल भी थे। During this period, Pulkesin II has struggled with Harsh on the other hand, on the one hand, and with Mahendra Varman first on the other. In the both, Pulkesin II emerged victorious. पुलकेशिन द्वितीय, यहाँ पर देखें तो पुलकेशिन द्वितीय जो है बहुत ही बड़ा शासक के रूप में उभर के सामने आता है, क्योंकि उसने क्या किया था कि एक तरफ तो हर्षवर्धन को भी हराया था और दूसरी तरफ महेंद्र वर्मन को भी हराया था अकेले। पुलकेशिन द्वितीय जो था वो गौड़पति था और हर्षवर्धन, महेंद्र वर्मन और एक असम के राजा थे भास्कर वर्मन, ये तीनों के तीनों ही गौड़ पे अपना अधिकार जमाना चाहते थे, जिसमें कि पुलकेशिन जब तक जीवित रहे तब तक तो इन्हें बिल्कुल भी कामयाबी नहीं मिली। पुलकेशिन II कैप्चर्ड द नॉर्दर्न प्रोविंसेस ऑफ पल्लव्स किंगडम आफ्टर डिफेटिंग महेंद्र वर्मन फर्स्ट। पुलकेशिन II ने जब महेंद्र वर्मन फर्स्ट को हरा दिया था, डिफेट कर दिया था, तो उन्होंने उसके साम्राज्य का जो नॉर्दर्न एरिया था उस पर कैप्चर कर लिया था। लेटर ऑन पुलकेशिन II वॉज डिफेटेड बाय नरसिंह वर्मन, ही वॉज सन एंड सक्सेसर ऑफ महेंद्र वर्मन फर्स्ट। जो कि पुलकेशिन II ने क्या किया था, महेंद्र वर्मन फर्स्ट को हराया था और उससे जो है ना वेंगी छीन लिया था, जो कि उसके नॉर्दर्न एरिया में था, और उसे अपने राज्य में कैप्चर करके अपने भाई को दे दिया था। तो इसका बदला लेने के लिए क्या हुआ, उनका जो बेटा हुआ, महेंद्र वर्मन का बेटा नरसिंह वर्मन, उन्होंने क्या किया कि पुलकेशिन II को हरा दिया। उनकी जो राजधानी थी, पुलकेशिन II की राजधानी वातापी थी, वहाँ पर जाकर के नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन को हरा दिया और बादामी में को कैप्चर करने के उपरांत ही उन्होंने क्या किया कि वातापी कोट की एक जो उपाधि है अपने नाम को घोषित कर दिया। कहा जाता है कि मैं नरसिंह वर्मन इतने प्रतापशाली राजा थे कि जब से वो राज सिंहासन उन्होंने संभाला था तब से लेकर के महेंद्र वर्मन की जो पराजय हुई उसके लिए वे प्लान ही करते रहे कि किस तरह से पुलकेशिन द्वितीय को हराया जाए। और कहा जाता है कि पुलकेशिन II की जो मौत हुई थी, जो डेथ हुई थी, वो भी इसी युद्ध के समय ही हुई थी। नरसिंह वर्मन के साथ युद्ध करते हुए ही पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। नरसिंह वर्मन had also defeated the Chols, the Chers, the Pandyas and the Kadams। नरसिंह वर्मन जो थे उन्होंने किन्हीं पराजित किया था, किन्हें हराया था, चोल्स, चेर, पांड्य और कदम, इन सबको भी हराया था। इसके अलावा नरसिंह वर्मन gave a political refuge to Ceylonese prince मानव वर्मन and sent 2 naval expeditions to Ceylon to help him to secure the throne again। मानव वर्मन जो नरसिंह वर्मन के दरबार में रहते थे, वो श्रीलंका के राजकुमार थे और परम मित्र भी माने जाते थे नरसिंह वर्मन के। तो नरसिंह वर्मन ने श्रीलंका का जो राज सिंहासन था उसे दिलाने में मानव वर्मन की बहुत ज़्यादा मदद की थी। उन्होंने इसके बाद क्या किया था, 2 नेवीज भी दिए थे मानव वर्मन को
और युद्ध करने के लिए, युद्ध में जीत हासिल करने के लिए एक बहुत बड़ी सेना का भी निर्माण किया था। इसके अलावा नरसिंहवर्मन वॉज one of the most powerful rulers of South India and raised the power and prestige of the Pallavas as far as Ceylon and South East India. नरसिंह वर्मन साउथ इंडिया के वो शासक हुए जिन्होंने कि क्या किया, अपने शक्ति को बहुत ज़्यादा अपनी उत्कर्ष पे पहुंचाया और पल्लवों का जो मान सम्मान था, मर्यादा था, उन सबको बढ़ाया। सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि साउथ ईस्ट एशिया में भी। नरसिंहवर्मन सेकंड रूल पीसफुली ड्यूरिंग AD 695 टू 722। इनका जो समय काल माना जाता है, नरसिंहवर्मन का जो राज सिंहासन का सत्तारूढ़ होने का समय था 695 AD से लेकर 722 AD तक का माना जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड अ पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर वॉज डेवलप्ड। दिस इज प्रॉपरली नोन एज द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। इनके का शासनकाल में, मतलब कि नरसिंहवर्मन पल्लव काल में क्या होता है कि द्रविड़ स्टाइल का टेम्पल बनाने की परंपरा शुरू होती है। क्योंकि इंडिया में 3 तरह के पैटर्न्स को यूज किया जाता है, नागर, बेसर एंड द्रविडियन। तो साउथ में जो यूज किया जा रहा था उसकी शुरुआत हुई थी पल्लव के शासनकाल में और इस शैली को कहा जाता है द्रविडियन शैली पैटर्न्स। Pallav faced attacks from the Chalukya king Vikramaditya II. During the first half of the 8th century, he is said to have overrun Kanchi thrice. उसने क्या, पल्लव के समय में क्या हुआ कि चालुक्यों के साथ इन लोगों का हमेशा युद्ध हुआ करता था और विक्रमादित्य, पहले तो पुलकेशिन सेकंड के साथ तो हुआ ही, उससे तो जीत हासिल नहीं हो पाई पल्लवों को, लेकिन बाद में चालुक्य के जो दूसरे राजा थे वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रतिभावान थे। उन्होंने क्या किया, विक्रमादित्य सेकंड, उनका शासनकाल था 733 से 745 AD तक। उन्होंने 8th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ ऑफ द 8th सेंचुरी में युद्ध किया था। द पल्लव हैड ऑल्सो हैड बीन condemned of Pandyas and Rashtrakuta during the region of Dantivarman around 796 to 840। जब दंतिवर्मन का शासन था तो उस ड्यूरेशन में भी पल्लवों का युद्ध हुआ करता था पांड्य और राष्ट्रकूट के जो शासक हुआ करते थे उनके साथ में। बिकॉज द कंटिन्यूअस स्ट्रगल द पावर ऑफ पल्लव्स बिगेन टू डिक्लाइन। ये जो शुरू से लेकर के अंत समय तक पल्लव जो थे वो युद्ध में ही लीन रहे थे। युद्ध में लीन होने की वजह से क्या हुआ, उन्हें ना अपने आप को और भी ज़्यादा मजबूत करने का, स्ट्रॉन्ग करने का टाइम नहीं मिला और इसी कारण जो है उनकी शक्ति धीरे धीरे कम होती गई और बाद में देखने को मिलता है कि डिक्लाइन के कगार पे भी वे पहुंच गए थे। द पल्लव्स वेर सक्सीड बाय चोल्स। दे ऑल्सो डेवलप्ड द ग्रेटेस्ट इम्पीरियल पावर इन द साउथ। They had influenced over Ceylon and the South East Asian countries। पल्लव जो थे उनके ऊपर चोल, जिनके साथ कि उनका काफ़ी समय से युद्ध हुआ करता था, उनके ऊपर चोल्स ने अपना अधिकार जमा लिया और उन्होंने पल्लव के साथ, पल्लव जो कि एक बहुत ही महान ग्रेट इम्पीरियल पावर के रूप में जाने जाते थे, उसके बाद ये जगह ले लिया चोलों ने। चोल्स भी अपने आप को साउथ इंडिया का ग्रेट इम्पीरियल पावर के रूप में विकसित किया, डेवलप किया। दे हैड इन्फ्लुएंस्ड ओवर सैलोन एंड द साउथ ईस्ट इन एशियन कंट्री। इन्होंने उसके अलावा बहुत सारे और जगहों पर साउथ एशिया में भी अपना शासन व्यवस्था कायम की। एडमिनिस्ट्रेशन, अब देखते हैं इस समय का एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, कैसा था। एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में देखें तो फिर इस समय में अर्थशास्त्र के बेस पे ही एडमिनिस्ट्रेशन को किया जा रहा था, लेकिन उसमें कुछ टर्म्स जो कि चेंज कर दिए गए थे, जो हम लोग नॉर्थ इंडिया में कुछ अलग देखने को मिलते हैं तो साउथ इंडिया में उनका नाम कुछ अलग तरीके से लिया जाता था। जैसे कि उस समय में कहा जाता था द प्राइम मिनिस्टर, प्रधान, स्टेवर्ड, मानवर ग्रेड, काउंसिल, सेक्रेटरी ऑफ काउंसिल, तंत्रपाल और सभाकार, प्राइवेट सेक्रेटरी, धर्मारक्ष एंड अदर ऑफिशियल, भोजक एंड आयुक्ता। इस समय में क्या होता था कि प्राइम मिनिस्टर को प्रधान के नाम से जानते थे, जिन्हें कि सेक्रेटरी ऑफ काउंसिल, जिन्हें कि तंत्रपाल या तो फिर सभाकार के नाम से भी जानते थे, और जो प्राइवेट सेक्रेटरी होते थे उन्हें धर्मरक्ष कहा जाता था। इन सब के अलावा बहुत सारे अधिकारी भी होते थे, बहुत सारे ऑफिसर्स होते थे जिन्हें कि भोजक या फिर आयुक्त के नाम से जानते थे।
The army consisted of officers like Jagdal, Dandanayak and Senapati. The kingdom was divided into mandals और देसा। इस समय में की जो सेना थी, जो सेना के जो आर्मी के जो ऑफिसर्स होते थे, उन सब के लिए बहुत अलग अलग तरह के नामों का यूज किया जाता था, जैसे कि जंगदाल, दंडनायक, सेनापति एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इन सारे किंगडमों को क्या किया गया था, मंडल्स में, मंडल या तो फिर इसको देसा कह ले, इसमें डिवाइड किया गया था। अंडर द मंडल्स वॉज विषय, विषय मीन्स डिस्ट्रिक्ट। अ टोटल ऑफ 9 विषय हैव बीन आइडेंटिफाइड। अंडर विषय वेयर महाग्राम्स एंड 10 ग्राम्स। मंडल जो थे, जो मंडल बड़े स्तर पर देखने को मिलता है, वो मंडल क्या थे, विषय थे। विषय को हम लोग डिस्ट्रिक्ट के रूप में भी जान सकते हैं। इनकी संख्या टोटल 9 हुआ करती थी, यानी कि विषय जो थे उन्हें टोटल 9 नंबर में रखा जा सकता है। पूरी जगह में 9 ही विषयों की चर्चा मिलती है। अंडर विषय मतलब कि जो 9 विषय हैं उसके अंदर में बहुत सारे महाग्राम्स जिन्हें कि तालुक कहा जाता था और 10 ग्राम्स जिन्हें कि होबली कहा जाता था, इनकी चर्चा मिलती है। महाग्राम्स हैड मोर विलेजेस देन 10 ग्राम। महाग्राम और 10 ग्राम इनकी जो चर्चा मिलती है तो उसमें कहा गया है कि महाग्राम जो है उसमें बहुत ज़्यादा विलेजेस को रखा जाता था, वहीं दूसरी तरफ देखें तो 10 ग्राम जो था उसमें ज़्यादा विलेजेस को रखा नहीं जाता था। टोटल 6 ऑफ लैंड प्रोड्यूस वॉज कलेक्टेड एज टैक्स। भू राजस्व, जैसे कि सभी लोग जानते हैं, भू राजस्व लैंड टैक्स जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है इस समय काल में। तो उसमें का टैक्स का ये था 1/6 पोर्शन जो होता था प्रोडक्शन का, वो टैक्स के रूप में ले लिया जाता था। टैक्सेस वेयर कलेक्टेड एज पर जंक, लेवी ऑन लोड, पड्रावुला, सोसाइटी सिक्योरिटी टैक्स फॉर रॉयल फैमिली, बिलकोडा, सेलेक्स टैक्स, किरुकुला, लैंड टैक्स, पन्नया, बेटल टैक्स एंड अदर प्रोफेशनल टैक्सेस ऑन ट्रेडर्स एक्सेट्रा। इस समय में टैक्सेस के बारे में देखें तो बहुत ही डिफरेंट तरह के टैक्स लिए जाते थे अलग अलग चीज़ों के लिए। जैसे कि लेवी ऑन लोड के लिए परजुंका वर्ड का यूज किया जाता है, ये टैक्स का नाम है। सोशल जो सिक्योरिटी होती थी, रॉयल फैमिली की जो सिक्योरिटी दिया जाता था नगर की तरफ से, तो उस टैक्स को कहा जाता था वद्रावुला। इसके अलावा जो सेल टैक्स था उसको बिलकोडा के नाम से जानते हैं। लैंड टैक्स किरुकुला कहते हैं उसे। बेटल टैक्स बेनाया और अदर प्रोफेशनल टैक्सेस ऑन, हर तरह के जो व्यापार होते थे उनके ऊपर अलग अलग तरह के अलग अलग टैक्स लिए जाते थे। रिलीजन, सचिव, रहस्याधिकार, रिलीजन। इस समय के रिलीजन को देखिए, यहाँ कौन सा धर्म था, तो सचिवा, जिसके लिए कि रहस्याधिकृत, स्कॉलरी एल्डर्स, विद्यारिदास, चीफ सेक्रेटरी, सर्वकार्यकर्ता। इंस्क्रिप्शंस ऑफ तेलंगाना स्टार्ट्स विथ एन इन्वोकेशन ऑफ लॉर्ड शिवा, while the Halmidi and बनवासी इंस्क्रिप्शंस स्टार्ट्स विद द इनोवेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। चूँकि इंस्क्रिप्शंस की बात करें तो उसके अनुसार से देखा जाता है कि यहाँ पर 2 धर्मों को मानने वाले लोग थे, एक तो लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड शिवा। इंस्क्रिप्शन जो कि तेलंगाना के इंस्क्रिप्शंस में मिला है, जिसकी की शुरुआत होती है लॉर्ड शिवा से, वही जो दूसरा इंस्क्रिप्शंस मिला है हालमिडी और बनवासी से, उसमें लॉर्ड विष्णु से इसकी शुरुआत होती है। द फाउंडर ऑफ कदम्ब किंगडम मयूर शर्मा वॉज अ ब्राह्मण बाय बर्थ, बट later his successor changed their surname to वर्मा to indicate their क्षत्रिय स्टेटस। इन्होंने ऐसा इसलिए किया कि जो इसके फाउंडर थे मयूर शर्मा जन्म से तो ब्राह्मण ही थे और वो अपनी शिक्षा के लिए वहाँ गए थे, कांची गए थे, शिक्षा अध्ययन करने के लिए गए थे। लेकिन बाद में जाकर क्या होता है कि उनका मन बदल जाता है, अध्यापन से हट जाता है, क्योंकि पल्लवों के साथ जो उनका आपसी रंजिश शुरू हो गया था उसके कारण उन्होंने क्या किया, क्षत्रिय धर्म को अपना लिया और अपना एकमात्र उद्देश्य बना लिया कि पल्लव वंश का नाश करके अपना स्वतंत्र राज्य कायम करना और ऑफिसर्स जिन्होंने कि उनका इंसल्ट किया था उसको मुंहतोड़ जवाब देना।
तो इसी कारण क्या हुआ कि उनके बाद के जो उत्तराधिकारी हुए उन्होंने उनका नाम चेंज कर दिया और उनका वर्मा नाम लगा दिया ताकि वे बता सके कि वो क्षत्रिय कुल से संबंध रखते थे। सम कदम्ब किंग्स लाइक कृष्ण वर्मा परफॉर्म द हॉर्स सेक्रीफाइस अश्वमेघ Madhukeswara temple built by Kadams is considered as the family deity. Many records like the Kudalur Sirsi records speak of grants made by them to scholarly Brahmins as well as made to Buddhist Vyar. The Kadams also patronized Jainism. कृष्ण वर्मा की बात करें तो जो अलग कदम के जो अलग अलग राजा हुए उनमें से एक थे कृष्ण वर्मा। उन्होंने क्या किया कि अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया था। अश्वमेघ यज्ञ वही है जो कि वैदिक साम्राज्य में वैदिक काल में शुरुआत होती है इसकी, और ये हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। दूसरी तरफ मधुकेश्वर टेम्पल वो कदम्ब के द्वारा बनवाया गया था। मधुकेश्वर टेम्पल जो है वो कदम्ब शासक के द्वारा बनवाया गया था और वो उसके फैमिली डेटी मतलब कि उसके जो परिवार थे उसके उपलक्ष्य में बनाया गया था। Many records like Kodalur Sirsi records speaks of grant made by them to scholarly Brahmins as well as made the Buddhist Vihar. उन्होंने ब्राह्मण धर्म से संबंध रखने के कारण बहुत सारी चीज़ों का निर्माण कराया है, लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ कि उन्होंने बुद्धिस्ट लोगों के लिए भी बहुत से विहारों का भी निर्माण करवाया। द कदम्स ऑल्सो पैट्रोनाइज जैनिज्म। चूँकि इन सारी चीज़ों से ये देखने को मिलता है कि ये लोग क्या थे, धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। खुद हिंदू होने के बावजूद इन्होंने बुद्धिस्ट और जैनिज्म इन सभी लोगों को प्रश्रय दिया था। इनके लिए बहुत सारे काम किए थे, सामाजिक काम किए थे, सोशल रिफॉर्म्स किए थे। Several of the later Kadams kings adopted the Jainism and built numerous Jain basadis temple that are scattered around Banvasi, Belagaum, Mangalore and Goa. The Kadam dynasty was flowed of Vedic Hinduism. क्या हुआ कि कदम के जो कुछ शासक होते थे, कुछ वो शासक हुए, उन्होंने हिंदू धर्म